सो जय हिंद एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? काफी दिनों बाद वापस मिल रहे हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ऑडिबल? गुड मॉर्निंग अंकित। जय हिंद विवेक। जय हिंद सचिन। गुड मॉर्निंग कोमल। गुड मॉर्निंग भावना। रश्मि। ऑडिबल? चलो ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट क्लास ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स बोल लो या साइंस बोल लो, ठीक है ना। लास्ट क्लास कर रहे हैं अपन, एंड ये क्लास इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मिसलेनियस आपके टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके अंदर अपन क्वेश्चन से प्रोसीड करने वाले हैं। क्वेश्चन से अपन चीजें सीखेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पता हो तो उनके आंसर बताना, अदरवाइज वहां से कंसेप्ट सीखना, जो भी मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है ना। शुड वी स्टार्ट द क्लास? और रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और डिफेंस वाली क्लास करी कि नहीं करी? डिफेंस वाली कर लेना, ठीक है ना। सीडीएस एनडीए वाले दोनों इंपॉर्टेंट है वो क्लास। ओके, चलो ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो, कुछ चीजें मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी चीजें आपने पढ़ रखी है। जैसे कि खरीफ क्रॉप्स हो गए तो इसको एक बार वापस रीड कर लेना। रबी क्रॉप्स को भी वापस रीड कर लेना। इनको मैं वापस नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ध्यान रखना, कौन से होते हैं आपके? आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ठीक है। वही मैक्रो कौन से होते हैं भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है ना। ये मैग्नीज एंड मैग्नीशियम का ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग शियांशु। करंट अफेयर्स आपको मार्च से लेके पीडीएफ महंगी आ रही है। अरे वो व्हाइट वाला प्रोवाइड किया ना मैंने, व्हाइट वाली करवाओ ना प्रिंट तुम लोग। रंगीन वाली करवाओगे तो महंगी निकलेगी। कल मैंने व्हाइट वाली पीडीएफ भी आपको भेजी है, उससे कर लेना, ठीक है ना। प्रिंट। हाँ, मार्च से लेके मिड अगस्त तक तो करो एटलीस्ट, है ना। अगस्त भी करना है यार, मिड अगस्त तक करना है एटलीस्ट। एंड ये जो जुलाई वाली करंट अफेयर्स मैंने प्रोवाइड किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं। ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ध्यान रखना है। जनरली मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है ना। एयर से देखो आपके प्लांट्स को क्या मिलता है? कार्बन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है ना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स और एनिमल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई? कोई भी मान लो डिसिमिलर प्लांट्स या एनिमल्स है, उनके बीच में क्रॉसिंग करवा रहे हो तो उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मैन्योर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। प्लांट के वेस्ट या फिर एनिमल एक्सक्रीटा को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। इसमें लार्ज क्वांटिटीज में आपको क्या मिलता है? ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, ठीक है ना। अब ये देखो, कंपोस्ट हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, ग्रीन मेन्योर हो सकता है। कंपोस्ट क्या होता है? फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रेटा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यू, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रो, इरेडिकेटेड वीड्स, जितना भी कचरा वगैरह होता है ना फार्मिंग का, उसको क्या कर दो भाई, उससे जो आपके कंपोस्ट बनाया जाता है ना, उससे आपके जो मतलब फर्टिलाइजर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये रिच होता है आपके ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में। ओके। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जब आप इसके अंदर अर्थवॉर्म्स डाल देते हो ऊपर वाले में, तो इसको बोल देंगे वर्मी कंपोस्ट। इनके प्रेजेंस में क्या हो रहा है? आपकी डिकम्पोजिशन हो रहा है। ग्रीन मेन्योर क्या होता है? देखो, जनरली फार्मर्स करते हैं, पहली बार जो खेती करते हैं, तो जो नए प्लांट्स निकलते हैं, है ना, उन्हीं प्लांट्स को क्या कर देते हैं, उसके ऊपर आपके एक मशीन चलवा के उन्हीं को जमीन के अंदर दबा देते हैं, और वो क्या करते हैं? आपके मेन्योर की तरह काम करते हैं, तो वो हो जाता है ग्रीन मेन्योर, ठीक है। ये फैक्ट्स ध्यान रखने हैं आपको। क्रॉपिंग पैटर्न ध्यान रखने हैं। फर्टिलाइजर्स जैसे मैन मेड हो गए आपके, अगर देखो फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यूस यूज करोगे, मैन मेड फर्टिलाइजर का, तो ये सोइल फर्टिलिटी को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, सभी को पता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सबको पता होगी क्या होती है। ड्रॉट्स अकर बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, ये भी अपने को पता है।
मिक्स्ड क्रॉपिंग मैंने आपको पढ़ाया था, इंटर क्रॉपिंग भी पढ़ाया था, और क्रॉप रोटेशन। ये देखो मोस्टली चीजें आपको पढ़ाई हुई है मेरी, ठीक है ना। बस 2 ही स्लाइड है, उसके बाद में क्वेश्चन से अपन सीखेंगे। वीट ध्यान रखना, अब ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैंने ये आपके प्रोवाइड किए हैं। अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं जो खेतों के अंदर आपके उग जाते हैं, जैसे जेंथियम हो गया, है ना, पर्थेनियम हो गया, आपके साइपेरिनस प्रोटेंडस हो गया, ये जो आपके अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं खेतों के अंदर, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, वीट बोलते हैं। Insect pests, they cut the root, stem and leaves, they suck the cell shape, they bore into stem and fruits. इंसेक्ट जो पेस्टिसाइड आप डालते हो ना भाई खेतों के अंदर, ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये जो सेल शेप होता है इसको क्या कर जाता है, सक कर जाता है, ठीक है ना। तो एट द एंड क्या हो जाता है, प्लांट आपका मर जाता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा मीट में होता है, फिर फिश में होता है, फिर आपके एग में, और फिर मिल्क में। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ काल्फ, ठीक है ना। मिल्क एनिमल्स कौन से होते हैं भाई, जो आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गया, गोट वगैरह हो गए, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये आपको ध्यान रखना है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। केटल फार्मिंग क्या होता है भाई, जिसमें आप क्या करते हो, केटल वगैरह को पालते हो और दूध वगैरह आप बेचते हो, है ना। अब इंडियन स्पीसीज ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे बोस इंडिकस ये काऊ की इंडियन स्पीसीज है, और बोस बबलिस ये किसकी स्पीसीज है, आपकी बफेलो की स्पीसीज है। फॉरेन स्पीसीज हो गई जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस, है ना। लोकल आपकी जैसी हो गई सिंधी, साहिवाल। पोल्ट्री चिकन्स की बात करें तो आपकी असील क्या है, इंडियन वैरायटी है चिकन की, और लेगोन क्या आपकी फीमेल वैरायटी है इंडियन, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। फिश की बात करें तो फिन ट्रू फिश हो गई, शेल फिश हो गई, प्रॉन्स हो गई, मोलस्कस हो गई। मरीन फिश जैसे पैम्फ्रेट हो गई, मैक्रेल हो गई, टूना हो गई आपकी, है ना, सार्डिनेस हो गई। बॉम्बे डक, मुलेट्स, बेटकी, पर्ल स्पोर्ट्स, शेलफिश होगी, शेलफिश सीवीड भी बोलते हैं इसको। प्रॉन, मुसल्स एंड ओएस्टर्स। ओएस्टर्स ध्यान रखना आपके पर्ल्स कल्टीवेटिंग में क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। पर्ल्स की क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। अच्छा, सरफेस फीडर क्या होता है, देखो जो आपकी लेक होती है, लेक देखा है ना भाई सभी ने, कि नहीं देखा है, 1 मिनट। तो जो सरफेस पे जो सरफेस फीडर होती है, ये कौन सी होती है भाई, कटलेस होती है। मिडल जोन पॉन्ड फीडर कौन सी होती है, आपके पॉन्ड में जो मिडल फीडर होती है इसको बोलते हैं रोहूस। और बॉटम फीडर कौन सी होती है, मृगाल्स होती है, ये कॉमन कार्प्स होती है, ठीक है ना। वीड्स को आपके कौन खाती है भाई, ग्रास कार्प्स। बी एपियारी बोलते हैं इसकी स्टडी को। एपी सिरेना इंडियन स्पीसीज है। डोरसेटा, द रूक बी, एफ्लोरे, द लिटिल बी, ए मेलिफेरे, ये सारी की सारी आपकी इंडियन स्पीसीज है। एंड फाइनली बर्नौलीज प्रिंसिपल ध्यान रखना, ये मैंने शायद पहले भी पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना। बर्नौली प्रिंसिपल, पहली बात तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को क्या करता है भाई, शो करता है, ठीक है ना। ओके। अब देखो ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा एनर्जी कंजर्वेशन आपने लो पढ़ा था फिजिक्स के अंदर। कौन सा वाला पढ़ा था भाई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो हाफ रो वी एल स्क्वायर है, ये रो वी वन है, ठीक है ना, वी एल नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पी वन प्लस हाफ रो वी वन का स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इक्वल्स टू होगा आपके पी टू प्लस हाफ रो वी टू का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ये लो से क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी प्रिंसिपल पे देखो आपकी जेट क्या करती है, फ्लाई करती है। अच्छा, जेट पे कितने फोर्स लगते हैं, कोई बता सकता है, एनीवन, जेट पे कितने फोर्स लगते हैं, बताओ जरा। जो फ्लाइंग में जा रहे हैं वो तो बताओ एटलीस्ट। आपकी जो फाइटर जेट होती है उस पे कितने फोर्स लगते हैं। 2 लगते हैं, पक्का। अच्छा, आप में से फ्लाइंग के लिए कौन कौन जा रहा है, मतलब फ्लाइंग के लिए किस किस ने भरा है, एनीवन। चलो ठीक है, देखो फ्लाइंग पे फाइटर पे कितने फोर्स लगते हैं, एक तो देखो आपका लिफ्ट फोर्स हो गया, एक ग्रेविटेशनल हो गया, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, एक ड्रैग फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, है ना, ये जैसे आपका फाइटर प्लेन है, मान लो इधर चल रहा है, ठीक है। एक तो आप लिफ्ट फोर्स ऊपर लगाओगे ऊपर जाने के लिए,
एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा, एक देखो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स, और एक क्या लगाता है आपके इंजन फोर्स लगाता है आगे की तरफ। तो टोटल 4 फोर्स लगते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। हमारे तो सिर्फ सीडीएस है, उसमें देखते हैं। सीडीएस में भी एविएशन ब्रांच होता है, पता है ना सभी को कि नहीं पता है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्ल लिनियस, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटिस, एंड सेल स्टडी साइटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स को साइनोलॉजी बोलते हैं, एंड स्टडी ऑफ लिजार्ड्स एंड एम्फीबियंस को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बर्नौली प्रिंसिपल से ये भी ध्यान रखना, सपोज करो ये कोई पाइप है, ये मान लो आपके कोई पाइप है। ठीक है। अब देखो छोटा पाइप है तो अपने को पता है यहाँ पे पानी की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये मान लो इसकी हाइट हो गई h1। और जब डायमीटर बड़ा हो जाएगा, मतलब हाइट ज्यादा हो जाएगी, h2, तो वेलोसिटी क्या होगी पानी की, कम हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका क्या करता है, काम करता है। रो मान लो इसकी डेंसिटी है किसकी, वाटर की। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन से अपन चीजें सीखेंगे। चलो इसका आंसर बताओ, जो अपने को पता है वो तो टिक करते जाएंगे। बताओ इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा आपका? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा, ये देखो सीडीएस 2 2024 में ही आया था क्वेश्चन, तो कौन सा आपका, मैग्नीशियम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला बताइए। क्या हो जाएगा इसका? अगेन आपको क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट पूछा है। हाँ जी, सी लगाने वाले ऊपर भी तो मैग्नीशियम ही लगाया आप लोगों ने। यहाँ पे भी मैग्नीशियम लगाओगे क्या? यहाँ पे भी मैग्नीशियम लगाओगे क्या? अच्छा, ऊपर वाले में नोट माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा था ना अपने से। एक मिनट एक मिनट, शायद अपन ने वहां पे गलत नोट डाउन कर लिया है ना। आ, ठीक है, मैक्रो में किया हुआ, ओके ओके। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम, है ना, ये मैक्रो आपके। चलो ये वाला बताओ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताने हैं आपको। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे अखंड बोल गया, अखंड आज ऑफेंड हुआ हुआ है काफी। चलो इसका बताओ। इनमें से कौन से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है? देखो मैग्नीशियम तो आपका मैक्रो है, ये तो हो नहीं सकता। रश्मि पहले डी बोलती है, फिर बोलती है नॉट डी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है ना। चलो ये वाला बताओ अभी। तो यहाँ से देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो दो स्लाइड से भी क्वेश्चंस आते हैं। पर्ल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम। पर्ल्स कहाँ से हार्वेस्ट करते हैं अपन? क्या हो जाएगा इसका? ऑयस्टर। राइट राइट। एक मिनट, ये भी नहीं होगा ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर? आई थिंक इसमें ऑप्शन होना चाहिए था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये शायद मिस प्रिंट से माइक्रो हुआ है।
इसको मैक्रो कर लेना, ठीक है ना, इसको ना मैक्रो कर लेना भाई क्वेश्चन में। ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना, मैक्रो हो गया यहाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकना। मैक्रो माइक्रो की ना एक पर्ची बना के सामने चिपका लेना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ काफी बार। चलो यहाँ पे फोकस करो अभी। इस बार यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, यहाँ से नहीं आया था सॉरी, इससे आगे वाले से आया था। चलो इसका आंसर तो आप ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ इसका। आपको बोला इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, दैट इज हीट। हीट क्या होता है? हीट को देखो अपन दो वे से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। हीट को दो वे से अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ओके ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर मान लो T1 है, और इसने मान लो क्या किया, अपनी एनर्जी ट्रांसफर की दूसरे ऑब्जेक्ट को, दैट इज ऑब्जेक्ट 2। दूसरे ऑब्जेक्ट को की क्या की, एनर्जी ट्रांसफर की, ठीक है ना, क्या की, एनर्जी ट्रांसफर। ओके, और इसका टेम्परेचर क्या था, T1, इसका टेम्परेचर था T2, इसका था T1, ठीक है। नाउ सी, ये T1 है और ये T2 है, ओके। तो हीट क्या है भाई, हीट वो आपकी एनर्जी ट्रांसफर है जब आपकी क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर देखो आपकी क्या है, T2 कम है T1 से, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर कम है, पहले वाले का ज्यादा है, इसीलिए देखो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हो रही है, आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है। तो पहले डेफिनेशन तो ये हो जाती है कि हीट वो होती है जो आपकी ट्रांसफर होती है जब आपका क्या हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो, ठीक है, ओके। अब अपन हीट को क्या पढ़ते हैं भाई, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हीट ट्रांसफर होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपके टेम्परेचर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए विदाउट, सॉरी, हीट आपका ट्रांसफर हो जाए विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस? कोई एग्जांपल दे सकते हो ऐसा अगर है तो, हीट आपकी क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस? एनीवन, बताओ जल्दी से। अब हीट के अंदर अपन काफी टाइप के पढ़ते हैं, जैसे एक तो अपन क्या पढ़ते हैं, कन्वेक्शन पढ़ते हैं, याद है ना कन्वेक्शन सभी को, जिसमें मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था आपको, बॉइलिंग वाटर वाला दिया था, कि पानी को मान लो आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो वाटर के जो बबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर मूव करते हैं, फिर ठंडे वाले नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हॉट कूल होता है ना, ऊपर वाला पानी क्या होता है, ठंडा होती है, और नीचे वाला क्या होता है, हॉट। तो हॉट वाला ऊपर चला जाता है और कूल वाला कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिप्लेसमेंट होता है इसके अंदर। ऐसा अपने को सी ब्रीजिंग अपन ने पढ़ा था, वो भी इसके कारण होता था, याद हो तो आपको। एटमॉस्फेयर हीटिंग भी आपकी इसी तरीके से होती है ना, जो स्ट्रेटोस्फियर आपकी, ट्रोपोस्फियर सॉरी। सिमिलरली दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन पढ़ा था अपन ने, कंडक्शन याद हो तो, कंडक्शन भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अब ये कन्वेक्शन और कंडक्शन में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, दैट इज मटेरियल। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, नीड मीडियम, मीडियम की जरूरत है, मीडियम के बिना ये हीट आपकी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अपन ने कहा था कि एक मान लो लंबी से आपने रोड ले ली, एक रोड को आप क्या कर रहे हो, इधर से मान लो क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो आपको वो हीट क्या होती है, यहाँ पे भी फील होती है ना, क्योंकि वो मोलिक्यूल से क्या होती रहती है, आपकी ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। ऐसा ही देखो आपकी सरफेस की जो एयर है वो क्या होती है, हीट होती है, ग्राउंड से आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था जियोग्राफी के अंदर, पढ़ाया था ना। एंड तीसरा आपका हीट क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है भाई रेडिएशन। रेडिएशन देखो ऐसा था जिसके अंदर कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम। एग्जाम्पल जैसे सन की हीट आती है आपके अर्थ के ऊपर, बीच में देखो कोई मीडियम नहीं है फिर भी आती है।
अब क्या हर बार टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए आपकी हीट को ट्रांसफर होने के लिए? तो एक देखो हीट की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, जैसे ये मान लो मैंने क्या ली, आइस ली, ठीक है ना, ये आइस है, आइस का टेम्परेचर मान लो T1 है, और ये आइस मान लो आपकी क्या बन गई, पानी बन गई, वाटर बन गई। बट अगर आपको याद हो तो इसका टेम्परेचर अभी भी T1 रहेगा, और हीट क्या हुई आपकी, ट्रांसफर हुई है, देखो सराउंडिंग में क्या हुई है, हीट आपकी ट्रांसफर हुई है ना, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी क्या हो गई आपकी, हीट ट्रांसफर हो गई। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार टेम्परेचर डिफरेंस हो तभी आपकी क्या हो, हीट ट्रांसफर हो, है ना। टेम्परेचर आपको याद है जब मैंने लेटेंट हीट पढ़ाया था कि टेम्परेचर भाई सेम ही रहेगा, बट हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है, तभी तो ये पिघल गया। और स्टेटमेंट रीड करो, एनी एनर्जी ट्रांसफर दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस इज सम वे इज नॉट हीट। अपने से पूछा करेक्ट कौन सा है, अब बताओ कौन सा होगा। तो सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन आपकी ये है, आपको यही वाली फॉलो करनी है, बताओ क्या आंसर होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेना कि भाई आपकी हीट क्या होती है, तो आपको यही डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो पहला वाला देखो क्या बोल रहा है, एनी एनर्जी ट्रांसफर दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो उसको क्या नहीं बोलेंगे अपन, हीट नहीं बोलेंगे, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। बाकी ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, लेटेंट हीट, तभी तो इसको लेटेंट बोलते हैं क्योंकि ये छुपी होती है, इसमें देखो अपना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, एनर्जी एनी एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज रिक्वायर्स ए टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये कुछ क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, इसमें देखो दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा कोई भी। अब इसमें पता है सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है इसके कारण, इसमें लिखा है ऑलवेज, ऑलवेज नहीं रिक्वायरमेंट होता है भाई, ठीक है ना। और इसमें क्या दी है, एक थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी दी है, सम वे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी है, इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। ऑन हीटिंग द लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन एग्जैक्टली द सेम, ये वाला स्टेटमेंट देखो रॉन्ग क्यों है। एक होता है थर्मल एक्सपांशन, पढ़ा है क्या थर्मल एक्सपांशन कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है थर्मल एक्सपांशन से। आपने एक चीज देखा होगा कि सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, जब आपका विंटर का टाइम आता है, आपने खंभों के तार देखे ना भाई, वायर्स देखे ना खंभों वाले, विंटर में जो वायर्स होते हैं ये एकदम स्ट्रेच हो जाते हैं, एकदम सीधे हो जाते हैं। और वहीं जब गर्मी का टाइम आता है, समर का टाइम, तो आपके वायर क्या हो जाते हैं, वायर एकदम लूज हो जाते हैं, आपके लटकने लगते हैं, है ना, इस तरीके से हो जाते हैं वायर आपके, देखो ये पहला खंभा है इस तरीके से। और जब सर्दी का टाइम आता है तो एकदम सीधे रहते हैं ऐसे। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है, एनीवन, ऐसा क्यों होता है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है, कि कभी नोट ही नहीं किया ऐसा कुछ। बताओ भाई बताओ। हाँ, ये होता है आपके थर्मल एक्सपांशन। देखो कोई चीज को हीट देते हो ना, हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो वो क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है। तो समर में देखो टेम्परेचर हाई होता है, तो वायर को जब हीट मिलती है, तो मेटल को जब भी कोई हीट मिलती है तो वो एक्सपांड कर जाता है। वही विंटर के अंदर क्या हो जाता है, आपके स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि उसको हीट नहीं मिल रही है, तो आपका थर्मल एक्सपांशन नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। चलिए दूसरा वाला, अब इसका आंसर बता दीजिए, सिंपल सा है, सिंपल सा है, जल्दी से बता दो इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ हीट, हीट की बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है इनमें से, बेस्ट पूछिए आपसे, बेस्ट, इजी सा ही है, जल्दी से बताओ।
तो क्या हो जाएगा, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अभी अपन ने पढ़ा हीट क्या होता है, जब आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ये आपकी बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला देखिए जरा, इसका आंसर बताओ, अगर पता है तो, नहीं पता है तो फिर मैं बताता हूँ। इफ द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इन ए क्लोज रूम इज केप्ट ओपन, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द रूम। अब देखो आपके घर में सबके फ्रिज तो हो गई, अगर देखो आप गलती से क्या करते हो, जो फ्रिज का डोर है वो खुला छोड़ देते हो और कमरा बंद कर देते हो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रिज चालू है, आपने डोर खोल के छोड़ दिया, वो कमरा ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा? ना, उसी सिंपल सी बात है भाई, ये फ्रिज आपका, ठीक है ना, थोड़ा सा समझो। ये फ्रिज है, और ये फ्रिज का पीछे का साइड है, पीछे के साइड आपने देखा होगा ऐसे क्या लगी रहती है, एक जाली सी लगी रहती है, ठीक है ना। अब हो सकता है आपके घर में कोई और फ्रिज हो भाई। तो यहाँ से क्या होती है, फ्रिज देखो काम कैसे करता है। फ्रिज, पहली बात तो आपके जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, रेफ्रिजरेटर, ये आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डायनेमिक्स पे काम करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ओके। नाउ देखो ये काम कैसे करता है। अब ये थर्मो सेकेंड लॉ क्या है, ये मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। जब आप देखो फ्रिज का गेट खुला छोड़ देते हो ना, फ्रिज देखो काम कैसे करता है, पहले ये चीज समझो। आपने मान लो कोई चीज इसके अंदर रखी, ये मान लो आपने एक चीज रखी जिसका मान लो टेम्परेचर क्या है आपका, T2 टेम्परेचर है, ठीक है। ये फ्रिज काम कैसे करता है, ये फ्रिज ना एक तरीके से ये हीट को क्या करता है, अपने अंदर सक करता है, और इस हीट को रिलीज करता है कहाँ से, पीछे की साइड से। पीछे की साइड से क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज यहाँ से याद आनी चाहिए, अब देखो ये हीट तो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिलीज कर ही रहा है, ये T2 तो रिलीज कर ही रहा है, ओके। साथ में एक और चीज आपको यहां से याद आना चाहिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि कोई भी मशीन को, कोई भी इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट को आप इक्विपमेंट को यूज करोगे तो वो क्या करेगा, आपके हीट रिलीज करेगा। तो ये देखो ये टेम्परेचर तो रिलीज कर ही रहा है, साथ में खुद की हीट भी रिलीज कर रहा है, तो मतलब जितना हीट ये अंदर ले नहीं रहा है उससे ज्यादा बाहर रिलीज कर रहा है। तो ये जितनी ठंडक फेंकेगा बाहर, है ना, जितनी बाहर की साइड में क्या करेगा, ठंडक देगा कमरे में, उससे ज्यादा तो ये हीट निकाल देगा। तो टेम्परेचर क्या होगा रूम का आपका, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। चलो ये वाला बताओ अभी, लेटेंट हीट करेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट। अब यहां से मैं वापस आपको लेटेंट हीट वापस रिकॉल करवा देता हूं। एक था लेटेंट हीट और एक था स्पेसिफिक हीट, ये दो मैंने आपको पढ़ाए थे ना। लेटेंट हीट का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ये था आपका Q/m। और ये जो लेटेंट हीट है ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल, ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये ना तो आपके मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है ना, क्योंकि देखो यूनिट मास निकाल रहे हैं तो मास पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट ऑन मास, मास पे डिपेंड नहीं करता है। और ना ही आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, देखो टेम्परेचर भी कहीं नहीं आ रहा है इसमें, नॉट ऑन टेम्परेचर, कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है टेम्परेचर पे, ऑन ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, ओके। लेटेंट हीट क्या थी, रिकॉल करवा देता हूं। जैसे मान लो आइस थी, आइस को आप क्या करते हो, वाटर में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि भाई आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो वो हीट जो स्टेट चेंज में काम आती है, स्टेट चेंज में, उसको क्या बोलते थे अपन, लेटेंट हीट बोलते थे। जो टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं करती है, आपकी स्टेट चेंज करती है, ठीक है ना। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, इसको हिडन हीट इसीलिए अपन बोलते हैं। और अपन ने दो टाइप की पढ़ी थी अगर आपको याद हो, एक तो मैंने फ्यूजन पढ़ाई थी आपको, और एक पढ़ाई थी वेपराइजेशन, दो टाइप की पढ़ाई थी, ठीक है ना। वही स्पेसिफिक हीट की बात करें तो इसको अपन स्मॉल एस, या फिर कुछ जगह ना सी से भी इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये होती है Q/m डेल्टा टी। अब ये होती है ना, ये भी ध्यान रखना आपके किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन मटेरियल, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपके मास और टेम्परेचर पे नहीं करती है, नॉट ऑन मास और टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि लेटेंट हीट करस्पॉन्ड टू चेंज इन हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर ओनली पे क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बताइए अभी। यहाँ से बस एक आपको फॉर्मूला मैं रिकॉल करवा रहा हूँ बस, कि भाई कोई भी जगह प्रेशर लगता है वो होता है ρ GH। बताओ जरा,
थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, स्पेसिफिक हीट आपके टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। बैरोमीटर देखा है किसी ने? बैरोमीटर ये वही है जिससे अपन क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। ये मान लो आपका क्या है भाई, बैरोमीटर है। ये क्या है? ये सीधा बनता ही नहीं है। ठीक है, छोड़ो, ऐसा ही ठीक है। ये बैरोमीटर है। इसके अंदर मर्क्यूरी था। पहले क्या फील्ड था? मर्क्यूरी था। मर्क्यूरी की जगह मैंने क्या फिल कर दिया? वाटर कर दिया। एक हिंट सिंपल सा ये है, मर्क्यूरी की जो डेंसिटी अगर मैं बोलूं रो एम, और इसकी डेंसिटी बोलूं रो डब्लू, तो रो एम काफी ज्यादा होती है आपकी रो डब्लू से। अब फॉर्मूला और इसको थोड़ा कनेक्ट करो, पता चल जाएगा आपको कि सेम प्रेशर एग्जैक्ट करने के लिए हाइट कैसी होनी चाहिए। अरे यार, चलो इसका बताओ अभी। क्या होगा इसका? नाउ सी, अब देखो सेम प्रेशर अगर लगाना है, प्रेशर देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल पे जो प्रेशर लगाएगा ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है लिक्विड के, ग्रेविटेशन पे और एच पे। अगर देखो आपको सेम प्रेशर लगाना है ना, सेम प्रेशर लगाना है, तो मर्क्यूरी में देखो डेंसिटी ज्यादा है, तो मतलब हाइट क्या होगी भाई? कम होगी। हाइट क्या होगी? कम होगी। और इसमें अपने को हाइट ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी वो क्या क्या लगा पाएगी? आपके सेम प्रेशर लगा पाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा हाइयर, है ना, ज्यादा हाइट होगी। चलो ये वाला देखो अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफी बार आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज करेक्ट? कैपिलरिटी अलग है भाई, कैलोरीमेट्री अलग है, ठीक है ना। कैलोरीमेट्री देखो क्या कहता है, ध्यान से समझना है इसको, व्हाट इज कैलोरीमेट्री। ओके, नाउ सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका टेम्परेचर मान लो T1 है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर मान लो क्या है, T2। इन दोनों को मैंने क्या रखा? कांटेक्ट में रखा, और इस तरीके से मान लो T1 जो टेम्परेचर है वो T2 से ज्यादा है, ठीक है ना। ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का टेम्परेचर देखो अलग अलग है। तो आपका क्या कहना है सर, हीट क्या जाएगी? यहां से यहां जाएगी, हाइयर से क्या जाएगी? लोअर की तरफ जाएगी, जाएगी ना। अगर अपन क्या रखते हैं, इनको कांटेक्ट में रखते हैं, इनको कांटेक्ट में रखते हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा कि हीट यहां से यहां जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि ये जितना हीट लॉस करेगी ना ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट, उतना ही हीट आपके कौन गेन करेगा? सेकंड वाला ऑब्जेक्ट करेगा। मतलब ओवरऑल जो आपकी हीट है ना यूनिवर्स के अंदर, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं देखो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ओके, ठीक है जी। और ये तब तक होगा जब तक ये दोनों क्या नहीं आ जाए, आपके थर्मल इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम ना आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, ठीक है ना। ओके, इसी प्रिंसिपल से देखो अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सो है, कौन सी एंडो है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या क्या स्टेटमेंट दिए। इट इज ऑलवेज वैलिड, इट इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट, इट इज वैलिड ओनली अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होगा आपका आंसर, बताओ इसमें। नाउ सी, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, जैसे मान लो ये आइस है, आइस किस में चेंज हो रही है? आपके वाटर में, है ना, वाटर में चेंज हो रही है। इसका मान लो अगर T1 टेम्परेचर है, तो अपने को पता है इसका भी T1 टेम्परेचर होगा। यहाँ पे तो भाई कोई हीट आपका एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे तो टेम्परेचर का कुछ इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज ही नहीं हो रहा है। एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे तो कोई टेम्परेचर का इंक्रीज डिक्रीज ही नहीं हो रहा है। ये तो लेटेंट हीट है, हिडन हीट, आपको हीट दिखेगी नहीं ये वाली।
ये वाली हीट तो आपको दिखेगी ही नहीं, ये लेटेंट हीट तो आपको दिखेगी नहीं जो आपने हीट दी है यहाँ पे। तो ये जो हीट दी क्या इसके पास होगी, ये हीट, बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका। सोचो और फिर जवाब दो इसका। तो रश्मि का सही आंसर है, इट इज ऑलवेज वैलिड, है ना, ये हर पे वैलिड होगा। ये देखो हीट दिखेगी नहीं बट हीट तो है ना इसके पास, वो हीट तो गेन हुई है ना। तो इसको कंफ्यूज मत कर देना कि हिडन हीट है तो ये हीट दिख नहीं रही है तो अपन बोलेंगे कि ये नो चेंज ऑफ स्टेट में वैलिड है, नहीं, ये सब में वैलिड, आपकी हीट तो गेन हुई है ना इनडायरेक्टली। चलो ये वाला बताओ अभी। एडियाबेटिक इस बार देखो एनडीए में भी आया था। ना सपोज करो ये अपना कोई चैम्बर है, ये सपोज करो कोई चैम्बर है, ओके। इस चैम्बर के अंदर मैंने एक गैस भर रखी है आपकी, जिसका टेम्परेचर मान लो कितना है, T2 टेम्परेचर है। और इसके चारों तरफ मैंने क्या लगा दी, एक इंसुलेटेड वॉल लगा दी। इंसुलेटेड वॉल का मतलब समझते हो ना, कि मतलब इससे बाहर आपका टेम्परेचर ना तो जाएगा और ना ही अंदर क्या आएगा, आपके टेम्परेचर आएगा। अब बाहर मान लो आपका जो टेम्परेचर है ना ये T1 है, एंड सपोज करो ये जो अंदर वाला टेम्परेचर ये T1 से ज्यादा है। तो वैसे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि T2 से टेम्परेचर आपके बाहर के साइड आना चाहिए ना। बट मैंने क्या लगा दी, इंसुलेटेड वॉल लगा दी। इंसुलेटेड वॉल लगा दी तो इसके कारण क्या होगा, आपके कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ। तो जब आपका कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें ऐसा प्रोसेस हो जिसमें कोई आपके सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज ना हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। साथ में एडियाबेटिक प्रोसेस से आपको ये भी याद होना चाहिए, है ना, क्या याद होना चाहिए भाई, सबसे पहले क्या होता है आपके, एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है क्या, बताना जरा। एडियाबेटिक एक्सपांशन, फिर क्या होता है, फिर होता है आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। फिर आपके वापस जाता है तब कैसा होता है, ये होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। एंड फाइनली होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है ना। हीट इंजन वगैरह आपको याद आ रही है क्या, किसी ने साइंस पढ़ी है तो 11th 12th में। चलो ये वाला देखो, इसका बताओ, ये तो किया हुआ आपका CDS2 2024 का, ये बताओ आंसर। इनमें से कौन सा कन्वेक्शन से है, एलिमिनेशन से ट्राई कर लो। बी होगा क्या, देखो पहला बोल रहे हैं हीटिंग ऑफ फूड इन ए माइक्रोवेव ओवन, क्या ये कन्वेक्शन से होता है, नहीं, ये आपके किससे होता है, रेडिएशन से होता है, पढ़ाया था ना। रेडिएशन हीट आपकी जा रही है, उसको मिल रही है। बॉइलिंग वाटर इन ए पॉट ऑन ए गैस स्टोव, बॉइलिंग तो यार सिंपल सा एग्जांपल आपके किसका, कन्वेक्शन का। फीलिंग द वार्मथ ऑफ सन, ये भी देखो रेडिएशन का एग्जांपल है, क्योंकि रेडिएशन से आ रही है हीट। हीटिंग ए ब्रास रोड एट वन एंड एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर एट अदर एंड, ये किसका है भाई, ये कंडक्शन का है ना, कंडक्शन। चलो नेक्स्ट देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा जवाब दो इसका। स्टीम एक 100 डिग्री सेल्सियस पे इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज, को बता सकता है, यहाँ पे थोड़ा लेटेंट हीट का कंसेप्ट लगा के बताओ आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कि भाई जो स्टीम होती है उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और एक है वाटर आपका, वाटर का भी टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर भी आपका क्या होता है,
स्टीम ज्यादा इफेक्टिव होता है हीटिंग में, क्यों? रीजन इज वेरी सिंपल कि भाई स्टीम के पास क्या होगी, देखो स्टेट चेंज हुआ है तो स्टीम के पास एक्स्ट्रा एक आपकी हीट होगी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लेटेंट हीट बोलते हैं, है ना? लेटेंट हीट बोलते हैं, स्टीम हैज एन एडिशनल हीट नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो ये वाला बताओ, ये वाला देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना। द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज नोन एज, मैं आपको चारों प्रिंसिपल बता रहा हूँ थर्मोडाइनमिक्स की, ठीक है ना? ये चारों प्रिंसिपल ध्यान रखना। ओके, पहली प्रिंसिपल है जीरोथ लो। जीरोथ लो देखो क्या कहता है, जीरोथ लो कहता है कि मान लो कोई सिस्टम है भाई, ठीक है ना? कोई सिस्टम है और ये सिस्टम वन है और ये सिस्टम टू है। ये सिस्टम वन का मान लो कोई टेम्परेचर है और ये सिस्टम टू का आपका कोई टेम्परेचर है, और ये दोनों क्या है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या आपके थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। अगर मान लो सिस्टम वन सिस्टम टू के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, और सिस्टम टू मान लो आपकी कोई सिस्टम थ्री के साथ में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है? देखो सिस्टम वन सिस्टम टू के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, और सिस्टम टू और थ्री क्या है, एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर ऐसा सिनेरियो है तो सिस्टम वन भी सिस्टम थ्री के साथ क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा। सिस्टम वन भी क्या होगा, सिस्टम थ्री के साथ में आपके थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा। जीरोथ लॉ सभी को क्लियर है ना, व्हाट इज जीरोथ लॉ? फिर सेकंड आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या कहता है, ये कहता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी अपन ना तो इसकी क्या कर सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब सॉरी, इसकी फॉर्म क्या होती रहती है आपकी, चेंज होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, बट इसको अपन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय। वही एनर्जी वाला है, देख लो सेम, है ना? कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ये कहता है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या कहता है, इसी पे आपका क्या होता है, रेफ्रिजरेटर बेस्ड होता है। रेफ्रिजरेटर इसी पे बेस्ड होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर मान लो आपका T2 है, और दूसरा टेम्परेचर है वो कितना है, T1 है, ठीक है ना? मान लो एक जैसे फ्रीज से ही समझ लो आप, ये फ्रीज है भाई, ओके, ये फ्रीज है, और इसके अंदर मान लो आपके टेम्परेचर है T1 और बाहर मान लो T2 टेम्परेचर है, और T2 टेम्परेचर देखो T1 से ज्यादा है, बाहर वाला टेम्परेचर क्या है, T1 से ज्यादा है। तो जो नॉर्मल प्रिंसिपल पड़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि भाई T2 से T1 की तरफ हीट जाना चाहिए, मतलब बाहर से फ्रिज के अंदर हीट आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना? बाहर से फ्रिज के अंदर हीट आना चाहिए, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है उस हिसाब से। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि भाई सीन ऐसा ही होगा जब तक आप इस पे क्या ना करो, एक्सटर्नल वर्क ना करो। आपका T1 से हीट T2 की तरफ तब तक नहीं जाएगा जब तक आप इस पे क्या ना करो, एक बाहर से एक्सटर्नल वर्क ना करो। एक्सटर्नल वर्क इन द सेंस कि बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी ना दो। इसीलिए देखो फ्रिज को अपन क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तभी देखो T1 से आपकी हीट किधर फ्लो होती है, T2 की तरफ फ्लो होती है ना? जो मतलब अंदर आपने चीज रखी है उसकी हीट निकल के कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है, और अंदर वाली चीज क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है ना? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहती है देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहीं ना कहीं जीरो केल्विन को डिफाइन करती है कि ये क्या आपका एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है ना? तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ना, ये एक तरीके का क्या आपका हीट इंजन ही है, हीट इंजन, ठीक है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई कि जीरो केल्विन आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। बाकी इनके बारे में बहुत कुछ डिटेल में, उतना अपन डिटेल में जाके क्या करेंगे। चलो इसका आंसर बताओ अभी। मेटल पाइप्स यूज टू कैरी वाटर समटाइम बर्स्ट इन द विंटर, दिस इज बिकॉज, अब इसका आंसर आना चाहिए आपको। थोड़ा कंसेप्चुअल है, बता सकते हो, पर वाटर की प्रॉपर्टी है, कुछ वाटर की प्रॉपर्टी याद करो अलग अलग टेम्परेचर पे, कि सर्दियों के अंदर क्या होता है भाई, अगर मान लो कोई मेटल पाइप है उसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है,
तो वो मेटल पाइप क्या हो जाती है, टूट जाती है। रीजन क्या है इसका? व्हाट इज द रीजन? ए होगा क्या? नाउ सी क्या होता है। अब सपोज करो पानी का टेम्परेचर कितना है भाई, 20 डिग्री सेल्सियस है। अपने को पता है ये काफी कम डेंस होगा। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर देखो पानी ठंडा होता जाएगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस आपको याद आना चाहिए मैक्सिमम डेंसिटी होती है ना। डेंसिटी क्या होती है, काफी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब वाटर देखो यहाँ पे, और फिर अपन आगे जाते हैं तो अपने को पता है डेंसिटी अगेन डिक्रीज होगी 0 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। अगेन क्या होती है, वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज के कारण क्या होता है भाई, वाटर क्या करता है आपके, देखो वाटर जब 20 से कहाँ जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो पानी क्या होता है आपके इस इंक्रीज डिक्रीज के कारण एक्सपांड होता है। ठीक है ना। वाटर क्या होता है आपके, एक्सपांड होता है जब वो फ्रीज होता है ना। देखो यहाँ से यहाँ गया तो वाटर क्या होता है, फ्रीज होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब बर्फ जमती है, तो बर्फ यहाँ से क्या होती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है। क्यों होती है, उसका रीजन यही है कि वाटर जब आपका फ्रीज होता है ना, तो क्या होता है, वो एक्सपांड होता है। इसी के कारण क्या होते हैं, पाइप टूट जाते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन विच ये तो मेटल पाइप्स वाला ही आ गया है ना। ये वाला बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डू नॉट हीट वेव्स ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। डू नॉट नहीं है, डू हीट है, ठीक है ना। इनमें से किस में आपकी हीट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। स्पीड ऑफ लाइट बोला है तो स्पीड ऑफ लाइट वाले आंसर होगा ना भाई, थर्मल रेडिएशन, जो सन से हीट आती है थर्मल के फॉर्म में। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेंट हीट फॉर ए गिवन सब्सटेंस इज करेक्ट, बताओ इसका आंसर। नाउ सी लेटेंट हीट किस किस पे डिपेंड करता था, एलिमिनेशन लगाते हैं। इट इज फिक्स्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, देखो कोई टेम्परेचर होता है तो उस पर फिक्स होता है, अपन ने पढ़ा था टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये सही है। देखो ना तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना टेम्परेचर पे। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो थ्री तो कंफर्म होना है, थ्री होना है तो फर्स्ट भी आपका कंफर्म होना है, इट इज फिक्स्ड एट ए गिवन टेम्परेचर। आंसर हो गया आपका कौन सा, बी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। Which one of the following statement about specific heat of body is correct? अब ये गलत मत करना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, है ना। मास पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे बोल रहा है डिपेंड करता है, यहाँ पे बोलता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दोनों पे नहीं करता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू ओनली। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए थर्मोस फ्लास्क इज नॉट करेक्ट। थर्मोस फ्लास्क देखा है ना सभी ने भाई, घर में सभी के होगा। तो थर्मोस फ्लास्क के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। अब थर्मोस फ्लास्क तो सभी ने देखा होगा, कुछ ऐसा दिखता है। दो वॉल्स होती है इसमें, एक तो अंदर की वॉल होती है, एक एक्सटर्नल वॉल होती है ना। और थर्मोस फ्लास्क की अपने को बताओ, और बीच में ये क्या होता है आपका, वैक्यूम होता है, ताकि हीट क्या ना हो आपके, ट्रांसफर ना हो, टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो ये होता है वैक्यूम।
और यहाँ पे जनरली ग्लास वगैरह से आपके बना होता है ये। तो ये इनर वॉल होगी, ये आउटर वॉल होगी, कौन सा सही होगा? ये यहाँ पे ग्लास वॉल है, ठीक है ना। पहला देखो, द वॉल्स ऑफ फ्लास्क आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम एंड मेड ऑफ ग्लास विच इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो वैक्यूम से बना होता है, और इसको ग्लास से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ताकि अंदर वाली जो हीट है वो बाहर ना जाए, ठीक है ना। अंदर मान लो आपने पानी भर रखा है गर्म, तो वो गर्म पानी का जो हीट है ये बाहर ट्रांसफर ना हो, क्योंकि ये ग्लास क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। द ग्लास वॉल themselves have shiny surface। ग्लास वॉल्स आपने देखा होगा शाइनी सरफेस होता है। द सरफेस ऑफ इनर वॉल रेडिएट्स गुड अमाउंट ऑफ हीट। अंदर वाली वॉल क्या करती है कि गुड अमाउंट ऑफ हीट आपकी रेडिएट करती है। एंड द सरफेस ऑफ आउटर वॉल एब्जॉर्ब सम ऑफ द हीट दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम इनर वॉल। और अंदर वाली से जो हीट रेडिएट होती है, ये बाहर वाली क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। अभी अपन ने पढ़ा बीच में इंसुलेशन होता है भाई, हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है, तो यही तो क्या है, इनकरेक्ट आपका स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? बताओ। क्या होगा भाई? चलो ठीक है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन द कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पास हीट फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू अनदर विदाउट मूविंग फ्रॉम देयर पोजीशन। कंडक्शन याद है ना, कंडक्शन में देखो मॉलिक्यूल आपके मूव नहीं करते थे, है ना। ऐसे मान लो ये आपकी रोड थी, तो ये मान लो मॉलिक्यूल्स है, तो ये हीट इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको करेगा, खुद मूव नहीं करते थे। इस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, तो पहला तो सही है। दूसरा देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी, किसी को याद है एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी? ये डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, क्या यही डेफिनेशन होती है क्या स्पेसिफिक हीट की? और जो लोग डी बोल रहे हैं बता सकते हैं डी क्यों इनकरेक्ट है, बताना जरा। डी वाले बताओ मेरे को कि डी इनकरेक्ट क्यों है। रीजन चाहिए मेरे को। इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट बताओ कौन सा है। वो बताऊंगा मैं शेख मोहम्मद, लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है ना, डोंट वरी। अभी इसका आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। एटमोस्फियर रेडिएशन से हीट होती है क्या? रश्मि। इसको तो मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है रश्मि।
तो एटमॉस्फेयर को हीट ये करती है कि कुछ और करता है? देखो आंसर तो आपका डी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रीजन बताया ना वो सही है क्या, ये बताओ। एक्चुअली ये जो यहाँ पे ये लाइन लिखी है ना, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे, हाइयर टेम्परेचर से लोअर में जाना चाहिए। इसके बिना भी आपके क्या हो सकता है, टेम्परेचर ट्रांसफर हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बताइए अभी। रेडिएशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, द ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम विथआउट हीटिंग दी, जिस मीडियम से ये पास हो रहा है, मीडियम बिटवीन देम। इसका बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर? मर्क्यूरी क्यों यूज किया जाता है थर्मोमीटर में? Mercury doesn't weight the inner side of the thermometer. It can be seen easily in a thin capillary tube of thermometer. It is good conductor of heat. It is non-toxic. अब ये कौन मानता है कि भाई मरकरी को खा सकते हैं? कोई नहीं मानता है ना, तो टॉक्सिक तो होता है। लास्ट स्टेटमेंट तो देखो सबको पता है गलत है, तो ये हो गया एलिमिनेट। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी सभी को पता है कि भाई ये क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है आपका। बेड होता है क्या भाई, कि गुड होता है? मर्क्यूरी गुड कंडक्टर होता है कि बेड कंडक्टर होता है? तो बेड कंडक्टर होता है, ये भी सबको पता है। तो थ्री भी देखो आपका नहीं हो सकता। फिर क्या बचा, इट डज नॉट वेट द इनर साइड ऑफ द थर्मोमीटर, ये सबको पता है कि भाई ये क्या नहीं करता है, इनर साइड को आपके वेट नहीं करता है। इट कैन बी सीन इजीली इन ए थिन कैपिलरी ट्यूब, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये बताइए, ये ND2 2024 का है। गिवन बिलो आर दी फोर केसेस इन विच सर्टेन हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। हाँ, मिनी माता कन्वेंशन आपको याद आना चाहिए भाई यहाँ से। मिनी माता नहीं, मीना माता है ना, जो भी है भाई, मैं तो उसको मिनी माता कहता हूँ। आपको नीचे चार केस दिए गए हैं, तो इन विच सर्टेन हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्वेश्चन ये, इन विच ऑफ द अबव केसेस द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपके किस किस में एप्लीकेबल है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखो क्या कहती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहती है कि रेट ऑफ हीट लॉस, ये समझ लो, उसके बाद में आंसर आएगा, या फिर कूलिंग इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड ये इसके अराउंड क्या है, सराउंडिंग है। इस ऑब्जेक्ट का मान लो टेम्परेचर T2 है और इस सराउंडिंग का मान लो T1 है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप बर्फ को लाके क्या रख दो, बाहर रख दो, है ना, एटमोस्फियर में रख दो, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर मान लो आपका क्या है भाई,
इस पे सराउंडिंग के टेम्परेचर पे ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करता है ना। जैसे गर्मी होगी तो भाई क्या होगा, ये जल्दी से पिघल जाएगी, क्योंकि ये हीट क्या करेगा अपनी, उससे ले लेगा, उससे क्या होगा, हीट अपनी एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर हीट रिलीज करेगा। सपोज करो आपने बहुत खतरनाक गर्म आयरन बॉल रख दी, तो वो क्या करेगा, हीट आपकी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो डिपेंड करता है सराउंडिंग पे। अब यहाँ से एक और एग्जाम्पल ध्यान रखना। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो एक क्वेश्चन आपसे कि ये देखो इसका 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो इनमें से जल्दी आपके इस 10 डिग्री सेल्सियस में मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम पे कौन सा आ जाएगा, कोई बता सकता है? इसमें देखो 40 का डिफरेंस है, इसमें देखो 20 का डिफरेंस है। लेट नहीं, काफी लेट हो गए। रश्मि का आंसर है 1 और 4। कूलिंग की बात हो रही है रश्मि यहाँ पे। कूलिंग की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड देख लेना ना। क्या होगा बताओ आंसर। इजी इजी एग्जाम्पल है यार। ना उसी पहला वाला देखो आपका इनकरेक्ट क्यों है। आइस यहाँ पे मेल्ट हो रही है। आइस देखो जब वाटर में मेल्ट होगी तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, नो टेम्परेचर डिफरेंस। और अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो आपकी कोई कूलिंग होगी ही नहीं। यहाँ पे देखो T2 - T1, ये लो आपकी एप्लीकेबल होगी नहीं। वाटर इज बॉइलिंग इन अन ओपन कंटेनर। वाटर क्या हो रहा है आपके, बॉईल हो रहा है। बॉईल हो रहा है तो अगेन देखो टेम्परेचर आपके क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई कूलिंग नहीं हो रही है। ए मेटल रोड इज हीटेड, ये भी देखो आपके टेम्परेचर बढ़ रहा है, कूलिंग नहीं हो रही है। ए कप ऑफ कॉफी इज अलाउड टू कूल ऑन ए टेबल, टेबल पे देखो कॉफी रखोगी तो धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, क्योंकि वो सराउंडिंग को क्या दे देगी, हीट दे देगी। तो ये वाला सही एग्जाम्पल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4। ठीक है, बाकी देखो वन से आप एलिमिनेशन कर सकते थे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिंपल था। चलो ये वाला देखो, ये आपके अगेन एक सीडीएस में क्वेश्चन आया था, ये एनडी में आया था, सॉरी, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं उसका शेप कैसा होता है। तो ये डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, ऐसा शेप होता है, ठीक है ना, ये पढ़ भी चुके हैं अपन। चलो इसका बताओ अभी। थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड है, आंसर बताओ सोच समझ के। एक चीज देखा होगा, कभी कभी अपने कोई ढक्कन वगैरह अटक जाता है तो मम्मी वगैरह बोलते हैं बेटा इसको गर्म कर लो, या फिर आप खुद भी गर्म करते होंगे उसको ऊपर से, और फिर वो खुल जाता है। देखा ना, कभी कभी ऐसा क्यों होता है, वो थर्मल एक्सपांशन के कारण होता है। वही चीज आपको यहाँ पे पूछी है, बताओ इसका आंसर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलता रहता है यार, मेरी भी तो खराब हुई थी। मेरी तो बहुत खराब हुई थी स्टार्टिंग में जब बैच स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो दवाई वगैरह ली ना भाई? किससे होता है ये पूछना था एक्चुअली मेरे को, पेप्टिक अल्सर किससे होता है। वो तो मेरे को पता है व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, मेटल स्क्रू टॉप ऑन ऑफ टॉप ऑन ए ग्लास बोतल। एक ग्लास बोतल है जिसपे एक मेटल स्क्रू लगा है, विच अपीयर्स टू बी स्ट्रक, कुड बी ओपन्ड बाय यूजिंग द फैक्ट दैट। किस फैक्ट से अपन कर सकते हैं?
ना यहाँ से आपको अगेन रिकॉल करना है, क्या करना है भाई, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे, मेटल क्या होता है, एक्सपांड होता है। मेटल क्या होता है, एक्सपांड होता है, तभी देखो वायर वगैरह एक्सपांड हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वायर का आप क्या ले सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये आपका ग्लास है नीचे से, और ऊपर से क्या आपका मेटल है। ऊपर से क्या मेटल है। अब जब आप इसको हीट करोगे ना, तो दोनों आपके ऑब्वियस सी बात है एक्सपांड होंगे, बोथ विल एक्सपांड। ग्लास भी एक्सपांड होगा, बट जो मेटल होता है ना, ये ज्यादा एक्सपांड करता है, एक्सपांड मोर। अब ये देखो, ये ज्यादा एक्सपांड कर जाएगा तो खुल जाएगा ना, ढीला हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बताइए अभी। Why is it difficult to measure the coefficient of expansion of a liquid than solid? अब जो अभी अपन ने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा ना, उसी में आपका एक कैलकुलेट करते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ठीक है ना। अब इसके बारे में इन डिटेल अपन नहीं जाने वाले हैं, बट सिंपल सा आप एक अप्रोच याद रखो कि वाई, अपना क्वेश्चन देखो क्या है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू मेजर द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ ए लिक्विड देन सॉलिड। लिक्विड का आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन क्या होता है, मुश्किल क्यों होता है सॉलिड से, क्योंकि सॉलिड में देखो आपकी क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है भाई, सॉलिड में अपन इजीली कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाला अपन ने देखा तो दोनों का एक्सपांशन अलग अलग था। बट सपोज करो ये कोई आपका मान लो कंटेनर है, इसमें मान लो वाटर है, तो आप इसको, ये लिक्विड है ना, अब इसको हीट करोगे ना, तो वाटर भी अपने को पता है क्या होता है भाई, एक्सपांड करता है। ये भी क्या करता है, एक्सपांड करता है, काफी एक्सपांड करता है मतलब। ओके। और साथ में क्या करेगा, कंटेनर भी एक्सपांड करेगा। तो कंटेनर्स और दोनों एक्सपांड करते हैं ना, देर कंटेनर्स ऑल्सो एक्सपांड, इसके कारण अपन क्या नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, इजी क्वेश्चन है, ये बताओ। अच्छा अच्छा। ओके ओके, जय हिंद। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू हीटिंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। नाउ सी, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, डेंसिटी क्या होती है, काफी कम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, ये एक्सपांड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, एक्सपांड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर देखो डेंसिटी आपकी बढ़ रही है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि एक्सपांड होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर। कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, देखो, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वाटर तो भाई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि वो डेंसिटी बढ़ने में लग जाएगा, तो एज आइस मेल्ट्स इट एक्सपांड्स, एक्सपांड्स नहीं होगा, ये क्या होगा आपके, कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाकी सारे सही है, देखो ये भी रीड करना स्टेटमेंट, मर्क्यूरी थर्मोमीटर वर्क्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपांशन ड्यू टू हीटिंग, स्मॉल गैप इज केप्ट बिटवीन टू रेल्स टू अलाउ फॉर एक्सपांशन ड्यू टू हीटिंग। एक चीज देखा होगा, रेलवे ट्रैक्स आपकी ज्वाइन की जाती है, इनके बीच में ऐसे स्पेस रखी जाती है, क्यों रखी जाती है आपको पता है, जब गर्मी होती है तो देखो मेटल एक्सपांड करेगा, तो ये ऐसे टूटने का डर रहता है, तो ये गैप को क्या कर देते हैं, फिर फिल कर देते हैं ऐसे। ठीक है। द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। चलो इसका बताओ अभी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। ये डायरेक्ट ऑर्डर याद रखना भाई, सबसे ज्यादा किसका होता है, आपके कॉपर का, फिर आपका एल्यूमिनियम का, फिर आपका स्टेनलेस स्टील का। ठीक है ना। ये वाला देखो अब, आंसर बताओ अगेन, कन्वेक्शन का क्वेश्चन है, कौन सा कन्वेक्शन नहीं है ये पूछा आपसे।
क्या होगा? हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ऑफ ए बल्ब ड्यू टू करंट इन फिलामेंट। देखो ये आपके रेडिएशन के कारण होता है, ना कि आपके उसके कारण होता है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों देखो आपके किसके कारण होता है? कन्वेक्शन के कारण। चलो ये वाला बताओ अभी। Water at 273 Kelvin is less effective in cooling than ice at the same temperature. It is because, बताइए इसका आंसर बताइए। कि मान लो वाटर आपका क्या है भाई? 273 केल्विन पे है, और आइस भी मान लो आपके किस पे? 273 केल्विन। तो वाटर उतना इफेक्टिव नहीं होता है कूलिंग में जितना आपका आइस होगा इस टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वाटर के पास एक एक्स्ट्रा हीट है। कौन सी हीट है? वो है लेटेंट हीट। तो ऑलरेडी इसके पास एक्स्ट्रा हीट है, तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जबकि ये क्या कर पाएगा? काफी हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो वाटर एट 273 हैज मोर एनर्जी देन आइस एट द सेम टेम्परेचर। हाँ, बाकी देखो बी और सी से आंसर होगा। दोनों क्या है? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट काफी बार पूछ लेता है यूपीएससी। ये वाला देखो सीपीएफ 2024 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम? तो मीडियम किस में रिक्वायरमेंट नहीं होता है? सभी को पता है भाई, रेडिएशन में रिक्वायरमेंट नहीं होता है। चलो ये वाला देखो। ए हॉट ऑब्जेक्ट लॉसेस हीट टू इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन दी। ये देखो अगेन आपका वही क्वेश्चन है। कौन सा वाला? वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला। याद करो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या पढ़ाया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैंने क्या पढ़ाया था? वही क्वेश्चन है ये। कि कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रही है? हीट लॉस कर रही है अपने सराउंडिंग में। तो किस रेट पे वो हीट लॉस करेगी? किस पे डिपेंड करेगा? ये करेगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। बढ़ाया था ना ये वाला। चलो नेक्स्ट देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली? कौन जल्दी आपकी आग बुझा सकता है? कोल्ड वाटर, बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, आइस। आग कौन जल्दी बुझा सकता है? तो ये तो अपन ने किया था बॉइलिंग वाटर, है ना। क्योंकि देखो बॉइलिंग वाटर ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट दोगे तो ये एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? वो लेटेंट हीट के फॉर्म में लेके चला जाएगा। चलो ये वाला देखो। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ टॉप बिकॉज। रूफ टॉप पे पानी क्यों छिड़कते हैं लोग गर्मी में? देखो रूफ टॉप पे पानी छिड़कोगे तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा? क्योंकि वाटर में क्या होती है? लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। अब देखो वाटर को जब आप इसके ऊपर डालोगे, गर्म जो छत है उसके ऊपर डालोगे, तो ये क्या करेगा? सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और एट द एंड क्या होगा? ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काफी है, तो ये सारी हीट लेके क्या होगा? भाप की फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है। चलो ये वाला बताओ। A metallic plate sticks firmly on the mouth of a water vessel made from another metal. By way of heating, one can detach the plate from the vessel. This is because heat expands. Again देखो सेम इक्वेशन है वही। एक मेटेलिक प्लेट है जिसपे क्या लगा है? आ, एक दूसरे मेटल से बनी है, उस पे ये प्लेट लगी हुई है आपकी। तो बाय वे ऑफ हीटिंग वन कैन डिटेच प्लेट फ्रॉम द वेजल। अपन प्लेट को क्या कर सकते हैं? वेजल से हटा सकते हैं। क्योंकि हीट क्या करेगा? किसको एक्सपांड करेगा? वेजल को करेगा सिर्फ। बोथ वेजल एंड प्लेट इक्वली, इक्वली करेगा दोनों को। वेजल को ज्यादा करेगा, ये मोर है, ठीक है ना। मोर देन प्लेट, या फिर वेजल एंड दोनों आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे।
देखो खोलना है तो क्या होना चाहिए, और आपको बोला है दोनों अलग अलग मेटल है। अब सेम मेटल बोलता तो आप बोलते थे कि सर दोनों सेम ही एक्सपांड होगा, बट अलग अलग मेटल बोला है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, प्लेट क्या करेगी, ज्यादा आपकी क्या होगी, एक्सपांड होगी, तो इसी के कारण तो वो खुलेगा। ठीक है ना, इसी के कारण तो खुलेगा, वरना खुलेगा ही नहीं वो। चलो ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी इज करेक्ट। अगेन ये डायरेक्ट ऑर्डर याद रखना, वैसे तो ये दे भी सकते हो आप आंसर। थर्मल कंडक्टिविटी देखो स्टील की सबसे ज्यादा होगी, वाटर की उसके बाद में वुड, वुड तो जल्दी से गर्म होती ही नहीं, आपको सभी को पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये वाला बताओ अभी, सीडीएस का क्वेश्चन है। तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, ये किसका प्रिंसिपल है भाई, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ कलर्स कौन सा आ गया, कोमल। अब देखो सीडीएस ने न्यूमेरिकल भी पूछ रखा है भाई। ए पीस ऑफ आइस 100 ग्राम इन मास इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का देखो एक पीस है जिसका वेट कितना है, 100 ग्राम। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्ट करना अपने को, कन्वर्ट करना है इसको वाटर में, तो अपने को पता है टेम्परेचर डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, वो टेम्परेचर उतना ही रहना है। अगर बोला है कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज दिस, तो बताइए कितनी हीट देनी पड़ेगी। नाउ लेटेंट हीट अपने को दे रखी है, क्यू अपने से पूछा है, और एम अपने को दे रखा है। लेटेंट हीट कितनी दे रखी है, यहाँ से देखो क्यू निकालना है तो ये हो जाएगा एम एल। एम कितना दे रखा है, 100 ग्राम। एल अपने को कितना दे रखा है, 333.6। तो आंसर क्या क्या आ जाएगा, 33360 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, चलो इसका बताओ अभी। द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। जो थर्मल हीट होती है वो कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्मल हीट कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो तीनों से कर सकते हैं। चलो इसका बताओ अभी। द सिल्वरिंग इन थर्मोस फ्लास्क इज डन टू अवॉइड हीट ट्रांसफर बाई। सिल्वरिंग क्यों करते हैं। देखो सिल्वरिंग क्यों करते हैं, ये इनर वॉल हो गई, ये आउटर वॉल हो गई, बीच में अपने को पता है वैक्यूम होता है, यहाँ पे सिल्वरिंग इसलिए करते हैं क्या कि आपकी हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो। अब देखो कोई बीच में मीडियम नहीं है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी, रेडिएशन के थ्रू, तो रेडिएशन के थ्रू क्या ना हो, हीट आपकी ट्रांसफर ना हो। चलो ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बताया था ना मैंने एक बार आपको। बताओ भाई। नाउ सरफेस टेंशन क्या होता है, सिंपल सा फिनोमेना बताता हूँ। व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि मॉस्किटो क्या करता है, पानी पे बैठ जाता है ना, सिट ऑन वाटर। वो जो होता है ना उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं अपन क्या, सरफेस टेंशन। इवन जो आपकी ड्रॉपलेट क्या होती है, राउंड होती है, वो भी इसी के कारण होती है। ड्रॉपलेट राउंड भी इसी के कारण होती है। हाँ। ठीक है ना।
निडल आपने देखा होगा फ्लोट करती है, निडल क्या करती है, फ्लोट करती है, वो भी सरफेस टेंशन के कारण करती है। अब ये जो सरफेस टेंशन होता है ये डिक्रीज हो जाएगा अगर आपने क्या किया, इसके अंदर ऑयल ऐड किया। ऑयल क्या करता है, सरफेस टेंशन कम कर देता है, ठीक है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, कौन सा आपका सरफेस टेंशन का रिजल्ट नहीं है। जो कॉन्वेक्स शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस होता है वो भी किसके कारण होता है भाई, इसके कारण ही होता है आपका। लिक्विड राइजिंग इन ए कैपिलरी, ये भी देखो इसी के कारण होता है। स्फेरिकल शेप ऑफ मर्क्यूरी फॉलन ऑन द फ्लोर, ये भी आपके इसी के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्मेशन अबव द लिक्विड सरफेस, ठीक है। चलिए इसका बताइए अभी। ए थिन पिन ऑफ आयरन, अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी भी हाल में। थिन पिन ऑफ आयरन देखो आपके वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, किसके कारण करती है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, किसके कारण करती है, सरफेस टेंशन, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सरफेस टेंशन से। चलो ये बताओ अभी। ए के अलावा सब ऑप्शन सही लग रहे हैं। इनमें से कौन सा रिजल्ट नहीं है सरफेस टेंशन का। देखो नियरली स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेन, ये तो है, मैंने बोला था ड्रॉपलेट इसी के कारण फॉर्म होती है। कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी में देखो पानी राइज हो जाता है, इसी के कारण होता है। रिमूवल ऑफ डर्ट सोप और डिटर्जेंट, फ्लो ऑफ ए लिक्विड, फ्लो ऑफ ए लिक्विड देखो सरफेस टेंशन का कोई रोल नहीं है। बाकी जो रिमूवल ऑफ डर्ट बाय सोप एंड डिटर्जेंट होता है ना, ये भी इसके कारण ही होता है, ठीक है। चलो ये बताओ अभी। अगर देखो ऑयल अगर आप पानी में डाल दोगे तो सरफेस टेंशन में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा कंसिडरेबली, ठीक है। हेयर ऑफ ए शेविंग ब्रश क्लीन्स टुगेदर व्हेन द ब्रश इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू, ये क्लींस नहीं होगा, क्लिंग्स होगा, ठीक है ना, क्लिंग्स। आपने देखा होगा जो शेविंग ब्रश होता है, जब आप उसको पानी से निकालते हो तो वो क्या होता है, चिपक जाते हैं, सारे हेड्स क्या हो जाते हैं उसके, चिपक जाते हैं। ये किसके कारण होता है, अगेन सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन चिपका चिपका लेता है ऐसे सारे ब्रश, ब्रश के जितने भी ब्रिस्टल्स है सबको चिपका लेता है ऐसे। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ, ऑयल एंड डर्ट आपके मिक्स क्यों नहीं होते, ऑयल क्यों नहीं, ऑयल एंड वाटर क्यों नहीं मिक्स होता, अगेन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। सोप क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, अगेन सरफेस टेंशन। अब ये देखो ये ऐसे एक्सेप्शनल के क्वेश्चन आ गए ना भाई, इनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा एग्जाम में, सिंपल सी बात है। जैसे कि द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसोन इज एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू, ठीक है। अब जैसे इसका आंसर क्या है, 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हिग्स बोसोन क्या होते हैं, एक तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जो कि किससे चलते हैं, मूव फास्टर देन लाइट स्पीड, लाइट की स्पीड से भी ये फास्टर चलते हैं। डिस्कवरी किसने की थी, आपके सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, ठीक है ना। और ये जो पार्टिकल्स है ना, ये कहीं ना कहीं जो आपकी आइंस्टाइन की थ्योरी है, कौन सी थ्योरी भाई, फेमस थ्योरी, आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, क्या नाम है उसका, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके। अब ये जो थ्योरी है ना, ये क्या जस्टिफाई करेगा, विल जस्टिफाई मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनके मास को क्या करेगा, ये जस्टिफाई करेगा।
तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है अगर रिपीट हुआ तो, बाकी कम चांसेस का वापस रिपीट करेगा। अब देखो ये सी डी एस वन 2024 याद है ना, सी डी एस वन। ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर। लीवर देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, पता है ना आपको। हाँ जी, लीवर देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, मैं लिखवा देता हूँ आपको। जनरली एनडी में ज़्यादा पूछ लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास हो गए, सेकंड क्लास हो गई, थर्ड क्लास हो गई। फर्स्ट क्लास देखो कौन से होते हैं, जैसे कि सीजर्स हो गई। सीजर्स आप देखते हो ना, ये क्या फर्स्ट क्लास है। आपके प्लाइड्स हो गए, होल पंच हो गए, ठीक है। आपके सीसो हो गया, सीसो। क्रो क्रो बार हो गया आपके। क्लॉ एंड हैमर हो गया, ठीक है। बीम बैलेंस हो गया। वायर कटर देखा है ना आपने, वो भी क्या होता है, फर्स्ट क्लास ही होता है, वायर कटर, ठीक। सेकंड क्लास कौन से होते हैं भाई। सेकंड क्लास जैसे व्हील बैरो हो गया। ओके, अभी मैं बताऊंगा वैसे कौन से फर्स्ट होते हैं कौन से सेकंड होते हैं। बोतल ओपनर भी देखो आपके क्या होता है, सेकंड क्लास होता है। नेल क्लिपर देखा ना आपने, नाखून काटते हो जिससे, वो भी क्या आपका सेकंड क्लास लीवर है। नट क्रैकर हो गए आपके। स्टेपलर जो आप यूज करते हो, बचपन में करते थे काफी। डोर और गेट होते हैं, ये भी आपके सेकंड क्लास होते हैं। वहीं थर्ड क्लास कौन से होते हैं, थर्ड क्लास होते हैं जैसे आपके शोवेल हो गया, फिशिंग रोड हो गया, कुकिंग टोंग्स हो गए आपके, ट्विजर्स हो गया, ब्रेड कटर हो गया, जोज हो गया, ब्रूम। ब्रूम क्या होता है भाई, बेसबॉल बैट हो गया, बो एंड एरो हो गया। और ह्यूमन जो हो गया। ये सारे क्या है, थर्ड क्लास है, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखो डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट जैसे देखो सीजर है, सीजर देखो कुछ ऐसा होता है ना। तो इसमें देखो फलक्रम ये हो गया आपके बीच का, तो मतलब बैलेंसिंग पॉइंट होता है फलक्रम, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, जिसपे अपना लोड लगने वाला है, लोड वाला पार्ट ये हो गया, यहाँ पे लोड लगेगा और यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे। ओके, तो कुछ देखो सिनेरियो ऐसा बन रहा है यहाँ पे। ये देखो आपको वहां पे भी काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा भाई, फलक्रम क्या होता है समझ लो। फलक्रम ये होता है, जीटीओ में काम आएगा। अब ये ऊपर आपने सीसो वाला झूला देखा होगा, देखा ना भाई। यहाँ पे आप क्या लगाते हो, एफर्ट लगाते हो। एक साइड आप बैठे हो और दूसरी साइड किसी को बिठाया, और दूसरी साइड मान लो भारी भरकम लड़के को बिठाया, तो ये हो गया इधर लोड। तो ये क्या होता है, फलक्रम होता है। अगर लोड ज्यादा हुआ तो इधर नीचे चला जाएगा, अगर एफर्ट लगा के रखे तो नीचे नहीं जाएगा। सेकंड क्लास देखो कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट क्लास हो गया। सेकंड क्लास जैसे कि इस तरीके से होता है, इसका फलक्रम यहाँ होगा, ठीक है। लोड आप यहाँ रखोगे और इधर लगेगा आपके एफर्ट। जैसे आपने ये वाली गाड़ी देखी है, ऐसे यहाँ पे व्हील होता है और यहाँ पे ये डिग्गी होती है, इसके अंदर आप कचरा वगैरह ढोते हो, है ना। तो ये टायर हो गया, देखो यहाँ पे क्या लग रहा है आपके, लोड हो गया। और यहाँ पे आप क्या लगाते हो, हाथ से इसको ऊपर उठा के रखते हो, तो ये क्या हो गया, सेकंड क्लास। थर्ड क्लास देखो क्या होता है, बीच में क्या लग रहा है आपकी, एफर्ट। ऊपर के साइड आप बीच में लगा रहे हो एफर्ट। यहाँ पे क्या आपका लोड है, और यहाँ पे क्या है, फलक्रम है, ठीक है ना। जैसे शोवेल आपने देखा होगा, ये होता है शोवेल। तो शोवेल में लोड देखो आप यहाँ लगाते हो, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ। बीच में क्या लगाते हो, बीच में आप पकड़ते हो, एफर्ट लगाते हो। और पीछे क्या होता है आपका, फलक्रम, दूसरे हाथ से आप फलक्रम बनाते हो। तो यहाँ पे पूछा सेकंड क्लास लीवर आपका कौन सा इनमें से।
तो सेकंड क्लास कौन सा आपका? ए बॉटल ओपनर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस बार एक आपके सीपीएफ में क्वेश्चन आया था, वो भी देख लो, उसके बाद में क्लास एंड करते हैं। याद हो तो आपको यहाँ करवाता हूँ। एक यंग्स मॉडुलस ऐसे से करके कुछ क्वेश्चन आया था, कोई बता सकता है क्या क्वेश्चन था? मैच द फॉलोइंग था क्या वो? एक यंग्स मॉडुलस था, और क्या क्या था भाई? और क्या क्या था? एक तो था यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या देखता है भाई? ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, जो क्या मेजर करता है आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्टिफनेस को शो करता है। जब कोई आप फोर्स लगाते हो, फोर्स कैसे लगा रहे हो? लेंथ के अराउंड लगा रहे हो, लेंथ के प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? मान लो कोई एक वायर है, इस पे एल लेंथ क्या, आपने इस पे फोर्स लगाया और इसको डेल्टा एल से इंक्रीज कर दिया, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है आपके डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। ठीक है ना? और क्या क्या था, किसी को याद है? चलो इसको फिर मैं वन वन शॉट के अंदर आपके कवर करूंगा। दो और मॉडुलस थे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन से थे। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब अपन मिलेंगे शाम 4 बजे, जो आपकी लास्ट क्लास होगी किसकी? इकोनॉमिक्स की। उसमें मिलते हैं। सारे काम आप लिटिल जेम। तो इसी के साथ भाई आपकी साइंस होती है खत्म, एंड ऑलमोस्ट कोर्स आपका आज खत्म। शाम तक पूरा खत्म हो जाएगा कोर्स। डिफेंस वाली क्लास कर लेना, जो स्टैटिक वाली चीज़ें हैं वो भी वाईटी से आपको कवर करनी है, जैसे कन्वेंशन वगैरह की मैंने क्लास करवा रखी है, वो भी आपको कंप्लीट करनी है। इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपको करनी है अच्छे से, है ना? सीएपीएफ में काफ़ी क्वेश्चन आ गए वहाँ से इस बार। आपको करंट अफेयर्स अच्छे से करनी है। ओके। कल अपन गूगल मीट करेंगे, एंड टाइमिंग आपको रात में बताऊंगा, ठीक है ना? और अब ना, ग्रुप के अंदर जितने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो उतने क्वेश्चन भेजा करो। इस टाइम को बर्बाद मत करो, ग्रुप का फायदा उठाओ। मैं चैट ऑन रखता हूँ, तो उसको ना बेस्ट वे में यूज करो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं भेजो। ओके। बैच अभी एक्सपायर नहीं होगा, बैच आपके 15 सितंबर के बाद ही होगा, डोंट वरी। और एक्सपायर के बाद में वो बताऊंगा शेख। एक आपके मिनिमल फीस होगी, काफ़ी कम होगी, मैंने शायद बताई भी थी, 550 के अराउंड समथिंग होगी। वो अपडेट कर दूंगा मैं कितनी है। एंड आपको पूरा नेक्स्ट टाइम के लिए भी पूरा एक्सेस रहेगा। मेरे से क्यों पार्टी लोगे? तुम लोग दोगे पार्टी? वाह। मेहनत भी मैं करवाऊं, और पार्ट पेपर तुम लोगों का निकले, एकेडमी तुम लोग जाओ और पार्टी मैं दूं। अच्छा। हाँ, सितंबर रहेगा अनुभव, पूरा सितंबर रहेगा, डोंट वरी। ओके। बाकी पेपर मीडियम मॉडरेट लेवल का आएगा, तो उस हिसाब से प्रिपेयर भी रखो अपने माइंड को, और प्रिपरेशन करो उसमें, जितना आप लाइक रिवीजन करोगे उतना बढ़िया है। हाँ, डाउनलोड कर लो तो रहेगा। डाउनलोड उसमें एप्लीकेशन में मत रखो ना, क्लास तो देखो डाउनलोड नहीं होगी, बट जो पीडीएफ हो वो सारी एक्सपोर्ट कर लो, फोन के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी आपकी। एक्सपोर्ट नाम का ऑप्शन रहता है ना, उसका मतलब होता है वो पीडीएफ आपकी डिवाइस के अंदर सेव हो जाएगी।
क्यों, कल क्या है रश्मि? कल रिश्ते वाले आ रहे हैं क्या? हाँ, नोट्स को पढ़ना, क्वेश्चंस देखना, वाईटीबी वन शॉट करना। चलो ये सब चीजें ना, आप रीजन बताना मेरे को, जिसका जो रीजन है कल, वो बताना कल क्या रीजन है, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कल ही रखना है, कितने बजे रखना है, कितना नहीं रखना है। विथ रीजन चाहिए मेरे को, सीधे कहने पे मैं चेंज नहीं करूंगा कल। अरे भाई साहब, कॉलेज में इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होती है? मतलब अच्छा कॉलेज होगा तुम्हारा ना। हमारे वाले तो बड़े ही बदनाम कॉलेज थे। बदनाम इन द सेंस कि कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। चलो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं शाम को, ठीक है ना? 4 बजे आ जाना। ओके। लास्ट क्लास करते हैं इकोनॉमिक्स की भी। तो एज आई टोल्ड कि 15 अगस्त से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो 15 अगस्त से पहले हो गया। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू एंड जय हिंद।